नमस्कार, मैं हूं नरेश स्वच्छ कॉरेस्पॉन्डेंट टीवी में आपका स्वागत है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना के पूर्व सेना प्रमुख हमारे साथ हैं जनरल वीपी मलिक जी। हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है कॉरेस्पॉन्डेंट टीवी में। सेना को लेकर जिस तरह का एक माहौल बन रहा है, पाकिस्तान बार बार दुस्साहस कर रहा है, लोगों की उम्मीदें बढ़ रही हैं, तो क्या कहेंगे आप, कैसे उसको टैकल किया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान सेना के लिहाज से वो हमारे ऊपर कभी भी हावी नहीं हो सकता। उसमें इतनी ताकत नहीं है और ना ही रहेगी। हमारा देश उनसे काफ़ी बड़ा है, एरिया में, पॉपुलेशन में, इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में और सेना में, सेना के लिहाज से भी। इस वक्त जो खतरा है वो आतंकवादी वही शोर मचा रहे हैं और वो जो प्रॉक्सी वार उन्होंने चला के रखा है, तो उसके बीच में कुछ सहयोग उनको अपने देशवासियों से भी मिल रहा है। कई लोग हैं ऐसे कश्मीर में ख़ासकर जो उनको थोड़ा मदद भी देते हैं। तो उस चीज़ को हटाने के लिए, उनको काबू में करने के लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो डिटरेंस की, ताकि पाकिस्तान हमेशा रहे, डर के रहे कि हम उनके खिलाफ डायरेक्ट जा सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि हमको अपना माहौल भी अच्छा रखना, ठीक करना पड़ेगा, ताकि जो आतंकी वहाँ से आते हैं उनको कोई मदद नहीं मिले। और अगर हम इस स्ट्रैटेजी पर चले आगे तो मुझे कोई शक नहीं कि पाकिस्तान हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। सेना और जनता के बीच का जो संबंध है वो पहले बहुत कम होता था, लेकिन अब सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाए। और हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है, जब वो विपक्ष में होता है तो उम्मीदें जगाता है, और भारत और पाकिस्तान के बीच ये रिश्ते लगातार है, हर व्यक्ति युद्ध चाहता है। आप क्या मानते हैं एक जनरल के रूप में? हम लोग पहले इस तरीके से चले थे, जब ब्रिटिश के टाइम के ऊपर, कि सेना को अलग रखा जाता था। इंडिपेंडेंस के बाद में, आज़ादी के बाद में, सेना एक अपने देश की अपनी इंस्टीट्यूशन है, तो उसको आप अलग नहीं रख सकते। जो उसके अंदर लोग भर्ती होते हैं, मर्द या औरतें, तो वो सब देशवासी ही हैं। तो एक देश का वो एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और उसको आप बिल्कुल अलग थलग नहीं देख सकते और ना होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे अभी तरक्की होती जा रही है देश के अंदर, तो लोगों की अवेयरनेस जो है सेना के बारे में वो भी बढ़ रही है, और वो होनी चाहिए। जब तक देशवासी हमारे अवेयर नहीं होंगे नेशनल सिक्योरिटी के क्या इश्यूज हैं और उनके बारे में क्या देश, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसलिए भी ज़रूरी है कि देशवासियों को पता होना चाहिए कि हमारे में अपनी सैनिक कैपेबिलिटी कितनी है। और तीसरी बात मैं ये भी समझता हूँ कि हम हर साल अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सेना के ऊपर खर्च करते हैं, तो उस लिहाज से भी सेना के बारे में पता होना देशवासियों को ज़रूरी है। आफ्टर ऑल ये उनके टैक्स का पैसा है। तो इस लिहाज से जो मैं समझता हूँ कि अभी अवेयरनेस जो बढ़ रही है वो एक अच्छी बात है। और जब आप इतना उसको सम्मान देते हैं एक इंस्टीट्यूशन को, और उसके ऊपर इतना भरोसा करते हैं, उतना ट्रस्ट करते हैं, तो उनकी जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है, सेना की जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है, सेना की अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है। और देशवासी समझते हैं कि भाई अगर हमें कोई बाहर से नुकसान देने की कोशिश करता है या अंदरूनी हालात ऐसे होते हैं, तो उनका जो है सेना के ऊपर भरोसा जाता है। समझते हैं कि ये हमारे, उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक सेना ने अपने पीछे वाले जितने भी काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, और देशवासियों का भरोसा जो है सेना के ऊपर बढ़ गया है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ, जैसे मैंने पहले कहा, कि सेना के ऊपर भी जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई है कि कोई ऐसा नहीं काम होना चाहिए कि वो देशवासियों को जिसमें तसल्ली नहीं हो। कारगिल विजय के आप नायक रहे हैं, आप लगातार कोशिश हुआ, आपका ये बयान भी आया था कि आप चाहते थे कि एलओसी को पार करें, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी अनुमति
नहीं दी। क्या लगता है कि जो लोग चाहते हैं, ये बात बात युद्ध की बात होती है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव कितना प्रभाव डालता है भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर? आपके सवाल में दो तीन सवाल बन गए हैं। पहली बात तो ये है कि कारगिल के टाइम के ऊपर ये सही है कि हमारे में कैपेबिलिटी थी पहली तरफ जाने की, लेकिन हमारी अपनी सरकार जो थी वो एक इंटरिम सरकार थी, ये नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम लोग ये कुछ महीनों के बाद में ही से ना ये लड़ाई हुई। कुछ महीने जब न्यूक्लियर टेस्ट हमने किया था तो दुनिया भर में हम लोगों को, भारत को और पाकिस्तान को भी रोग नेशन कहते थे कि इन्होंने तो न्यूक्लियर बम क्यों बनाया है। तो पहले पहले कुछ फेलियर्स थे, स्ट्रेटेजिक फेलियर था, समझ नहीं आया था कि लाहौर एग्रीमेंट के बाद में ये क्यों हो रहा है, उसमें पॉलिटिशियंस खुद नहीं समझ पा रहे थे। इंटेलिजेंस फेलियर भी थे और कुछ ग्राउंड के ऊपर सर्विलेंस फेलियर्स भी थे। हमारी फ़ौज में भी कुछ कमियां थी बॉर्डर के ऊपर, जिसकी वजह से घुसपैठिए आ गए। लेकिन जब ये चीज़ें साफ़ हुई तो उसके बाद में हमने अच्छा काम किया और बारी बारी से जहाँ पर भी वो बैठे थे उनको हटाया वहाँ से। उसके बाद हम जा सकते थे पहली तरफ, उस वक़्त जा सकते थे, लेकिन हमको इजाज़त नहीं थी। और कई चीज़ें थी जो मैंने आपको बोला, इलेक्शन भी आने वाले थे, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत था। कारगिल के टाइम के ऊपर हमें सब देशों ने, चाहे हम लोग न्यूक्लियर की वजह से सैंक्शन भी हमारे ऊपर पड़ी थी, फिर भी उन्होंने हमें एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक मदद दी और साथ दिया। अगर हम लोग क्रॉस कर जाते लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर, तो गवर्नमेंट ये समझती थी कि शायद हमको उसके बाद में इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिलेगी। ये एक, इसमें कोई शक नहीं कि एक ये भी चीज़ उनके दिमाग में थी जब प्राइम मिनिस्टर ने हमको बोला कि नहीं, आप बाहर उधर नहीं जाना है और आप ख़त्म कर सकते हैं। तो ये कई फैक्टर्स थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने हमको पहली तरफ जाने नहीं दिया। और हमारे में ताकत थी, हम लोगों की स्ट्रेटजी भी वैसे बनी हुई थी, लेकिन जब हमको लड़ाई ख़त्म करने का फैसला लेना पड़ा तो गवर्नमेंट की जो ग्रैंड स्ट्रेटजी हम जिसको कहते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जिसको बोलते हैं, उसके मुताबिक चले। कोई मन में ठेस है? आपको लगता था कि अगर एलओसी पार हो जाती तो तस्वीर आज देश की दूसरी होती? इसके ऊपर हम कभी भी बहस कर सकते हैं कि अगर हम एलओसी क्रॉस करते तो इसमें कोई शक नहीं कि हम कश्मीर का पीओके का कुछ हिस्सा हम कब्जे में कर लेते। लेकिन उसके बाद में क्या होता, क्योंकि पूरा का पूरा पीओके तो नहीं कैप्चर कर सकते थे, इतनी ताकत नहीं थी उस वक्त हमारे में, लेकिन कुछ हिस्सा हम कर सकते थे। उसके बाद में और लड़ाई के चांसेस भी थे और वो भी हो सकता था, और फिर कैजुअल्टीज़ वगैरह भी होती हैं। क्योंकि एक सवाल जब प्राइम मिनिस्टर से मेरे से पूछा तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा लड़ाई में तो कैजुअल्टीज़ होंगी और उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वो बात उनको इतनी समझ अच्छी नहीं लगी। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अगर हम लोग कुछ परी तरफ कब्जा करते तो उसका कितना असर पड़ता। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ डिटरेंस उसमें बढ़ती, वो मैं भी समझता हूँ और उस वक्त भी समझते थे कि अगर हम उनका कुछ हिस्सा कब्जा कर लेते हैं तो वो थोड़ा डर के रहेंगे, लेकिन कितनी देर तक डर के रहेंगे इसका कहना मुश्किल है। एक बार लोगों का सर्जिकल स्ट्राइक, इस बार जो हुआ, लोगों के बिल्कुल हर जुबान पर सर्जिकल स्ट्राइक का इतनी पब्लिसिटी हो गई है, ये समझ नहीं आती। पिछली सरकारें भी कहती थी कि सर्जिकल स्ट्राइक तो पहले भी होती, इस बार की सर्जिकल स्ट्राइक की पब्लिसिटी, मार्केटिंग इस दर से हुई,
क्या कहेंगे आप, इसको सर्जिकल स्ट्राइक का कुछ फायदा हुआ या एक सिर्फ मैसेज देने की कोशिश हुई? देखिए, ऐसे एक्शन पहले भी किए थे, इतने स्केल के ऊपर नहीं, पर ऐसे एक्शन पहले भी हुए थे, मेरे टाइम में भी हुए थे। लेकिन बड़ा फ़र्क ये है कि उस वक़्त हम लोग ये जिम्मेवारी खुद लेते थे, हमको कभी पॉलिटिकल अप्रूवल नहीं मिलता था, इजाज़त नहीं मिलती थी। तो कभी कभी हम लोग अपने एलओसी को के ऊपर ज़्यादा अच्छा काबू करने के लिए, उसको डोमिनेट करने के लिए हम लोग ऐसे एक्शन करते थे। इस बार गवर्नमेंट ने इजाज़त दी और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है जाओ, तो इसलिए हमारी सेना थोड़ा बड़े फ्रंट के ऊपर ये सर्जिकल स्ट्राइक, जिसको आप सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं, कैपेबिलिटी हमेशा ही थी हमारे में। तो क्या नहीं था कि गवर्नमेंट खुद हुक्म दे, जो उन्होंने इस बार किया। तो ये बड़ी चीज़ है कि इससे बड़ा मैसेज जाता है पहली तरफ कि ये पॉलिटिशियंस जो हैं अभी इनका भी बदलाव आ गया है, उनकी सोच जो है थोड़ा बदल रही है। ये एक बड़ी चीज़ है वॉरफेयर के उसमें, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में। और एक और बात ये भी है कि खुद पॉलिटिशियंस ने हमारे कंट्री में इसका बहुत बड़ा फ़ायदा लेने की सोची है, तो उन्होंने खुद इसको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ किया है। वो इलेक्शन के लिए किया है या किस के लिए किया है, अब ये तो वही जाने। सेना ने अपना काम किया और काम करके चुप चुप हो गए, जैसा होना चाहिए। लेकिन सेना को तो बिल्कुल एक निष्पक्ष माना जाता है, कभी नहीं होता। लेकिन अब तो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वन रैंक वन पेंशन पर भी जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप होते थे, लगता है कि सेना भी एक कहीं वोट बैंक बनते जा रही है। सेना एक वोट बैंक तो है, आफ्टर ऑल वो देशवासी हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमको वोट नहीं देना है? हम तो वोट देना चाहते भी हैं और देना भी चाहिए। और अगर कोई सरकार सेना के लिए अच्छा काम करती है या उनको बढ़ावा देती है, तो सेना के जो भी लोग हैं वो उसको अच्छा मानेंगे, तो वोट भी अपना उस मुताबिक देंगे। लेकिन ये सेना को जितना इलेक्शन के अंदर लाने की जब कभी कभी कोशिश होती है, वो मैं समझता हूँ सही नहीं है, क्योंकि सेना को एपॉलिटिकल रहना चाहिए, पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। तो सेना को इतना आप बढ़ावा दें, अच्छी बात है, उसमें आप इम्प्रेस करेंगे लोगों को, लेकिन सेना को पॉलिटिक्स के अंदर लाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। वो मैं समझता हूँ कि सही बात नहीं है। जनरल साहब, आपकी जो नेतृत्व क्षमता है, चाहे वो शांति में है चाहे वो युद्ध में रही हो, वो एक काबिले तारीफ रही है, उसकी लोग चर्चा करते हैं, एक वो उदाहरण है। मैं ये जानना आपसे चाहता हूँ, बशीर बद्र साहब का एक शेर है, वो जो है वो कहते हैं कि शांति जो है, मोहब्बत की बात करते हैं, उनका एक शेर है कि इबादत की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है सबसे पहले मैं सलाम करता हूँ, खुदा ने मुझे गजल का दयार बख्शा है, ये सल्तनत मोहब्बत के नाम करता हूँ। आपको भी खुदा ने, आप जनरल हैं, एक दयार आपको बख्शा है, आप कैसे चाहेंगे कि कैसे शांति हो सकती है? एक जनरल की क्या सोच है? देखिए, पहले तो आपने इतने अच्छे जो शब्द बोले मेरे बारे में, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मुझे कुछ कहना नहीं है कि मैं उसके काबिल में हूँ या नहीं हूँ, लेकिन एज ए जनरल इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी आपको काम दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से देश के लिए, तो उसके लिए डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। डेडिकेशन ज़रूरी है, देश के लिए ज़रूरी है, डेडिकेशन अपनी फ़ौज के लिए ज़रूरी है, और डेडिकेशन अपने जो जवान काम करते हैं, चाहे वो मेन और वीमेन, सबके लिए वो ज़रूरी है, उनका देखभाल करना उनको। और पीस टाइम के ऊपर हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि हम अगर कहीं लड़ाई की नौबत आए तो उसके लिए तैयार रहें।
तो पीस टाइम में हमारा सबसे बड़ा काम ये होता है कि कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसके लिए तैयार रहना है। कई चीज़ों में हम लोग सफल रहे हैं, ट्रेनिंग हमारी बहुत अच्छी रही है, हमेशा अच्छी रही है, देखभाल भी अपने जवानों की बहुत अच्छी रही है। मैं अपने बारे में नहीं कह रहा, बाकी जो चीफ रह चुके हैं उनके बारे में भी कह रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ में हमको पूरी सफलता नहीं मिली है, वो ये है कि हम लोग जो हमको हथियार चाहिए वो सरकार से नहीं ले पाए हैं। अगर हमारे पास वो सरकार से दिए हुए तो हम और भी कॉन्फिडेंट रहेंगे जब भी कोई काम होगा। अभी भी आप देख रहे होंगे कि वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम लोग चाहे चीन हो या पाकिस्तान हो उसके अगेंस्ट एकदम हम एक्शन ले सकते हैं। आपको ये भी याद होगा कि कारगिल के टाइम के ऊपर मैंने ये बोला था कि वी शैल फाइट विद वॉट एवर वी हैव। इसका सीधा मतलब था कि हमारे पास जो हमको चाहिए सब कुछ नहीं है, लेकिन जो है हमारे पास उसी से हम लड़ाई करेंगे। तो जब ऐसा कभी नौबत आती है तो सेना को तो जो है उनके पास उसी से लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन अच्छी बात रहेगी ये कि सरकार जो है, जो सेना को चाहिए, ज़रूरत है उनको किसी भी नौबत का मुकाबला करने के लिए, तो वो देना चाहिए। मोटे तौर पर सेना के सामने क्या चुनौतियां हैं? जैसे आपने कहा कि इक्विपमेंट होने चाहिए मॉडर्नाइजेशन, और इसके अलावा क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि लोगों की उम्मीदें जो हैं वो पूरी तरह से सेना पर टिकी होती। कई चीज़ें हैं। मॉडर्नाइजेशन तो एक बहुत ज़रूरी मिशन है, काम होना चाहिए। उसमें हम लोग अभी कुछ रह गए हैं। कई सालों से हमारे मॉडर्नाइजेशन जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पाई है। और उस मॉडर्नाइजेशन में सबसे एक बड़ा हिस्सा है कि हम लोग जो हैं बाकी देशों के ऊपर निर्भर हैं। हमारे देश के अंदर ताकत होनी चाहिए कि जो जो बड़ी बड़ी ज़रूरतें हैं वो हम खुद प्रोड्यूस करें, और ना कि 70% 60 या 70% हम लोगों को बाहर से मंगानी पड़े चीज़ें। दैट इज़ एज फार एज मॉडर्नाइजेशन इज़ कंसर्न। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो हमारा हायर डिफेंस कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कैबिनेट के साथ में मेल मिलाप, कमिटी सिस्टम जो है हमारे, वो भी बदलना चाहिए। क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर जो है वो जिस तरीके से हम लोग मॉडर्न वॉरफेयर लड़ाई लड़नी पड़ती है, तो उसके लिए हमारा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जो हमारी कमिटी सिस्टम बनी हुई है, या जैसे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम होता है, उसमें भारी कुछ बदलाव आना चाहिए। और उसके अंदर मैं समझता हूँ कि पॉलिटिशियंस और जो हमारे जनरल्स हैं, तीनों चीफ्स के सीडीएस भी होना चाहिए। तीनों चीफ के जो चीफ्स हैं उनका भी, तीनों सर्विसेज के जो चीफ्स हैं, इनको सबको थोड़ा और एक दूसरे के साथ में मौका मिलना चाहिए कंसल्टेशन का। अभी जो हमारा सिस्टम बना हुआ है उसमें वो कमियां हैं, तो उसको बदलने की ज़रूरत है। और तीसरी बात ये है कि पिछले कुछ सालों से मैं ये भी देख रहा हूँ कि सेना के जो हमारे अफसर और जवान हैं ये समझ रहे हैं कि उनके ऊपर ध्यान, उनकी जो अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, वेलफेयर की चीज़ें हैं, पे स्केल्स हैं, उनका स्टेटस की बात है, तो उसके ऊपर सरकार ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। और थोड़ा उसकी वजह से मोराल में भी असर पड़ रहा है। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। एक सवाल आपसे व्यक्तिगत, अब हम आपसे कुछ जानते चाहते हैं कि जर्नल इस समय फुर्सत के क्षणों में क्या कर रहे हैं? कुछ खास जुनून, कुछ नई चीज़ आप कर रहे हैं? मेरे पास अभी भी काफ़ी काम के लिए काम मैं कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि जो अपना एक्सपीरियंस मेरा फ़ौज का रहा है तो उसको मैंने बांटने की कोशिश की है, और 2 किताबें लिख दी हैं। और फिर आपको मालूम है कि मैं न्यूज़पेपर्स या बाकी कई मैगज़ीन्स हैं, प्रोफेशनल मैगज़ीन्स हैं, उसके बीच में लिखता रहता हूँ, और लेक्चर भी देता रहता हूँ, सेमिनार में भी जाता हूँ, हिस्सा लेता हूँ, तो वो भी काम करता हूँ। उसके अलावा मैं काफ़ी
मोटिवेशन, लीडरशिप के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर, इंस्पिरेशनल लेक्चर्स वो भी लेता हूँ। महीने में 2 या 3 हो जाते हैं। और उसके अलावा मैं कई कंपनीज़ के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ, एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। तो वहाँ पर भी जो अपनी तरफ से मैं सोच विचार उनको दे सकता हूँ, उनसे शेयर कर सकता हूँ, तो वहाँ पर भी तो ये काफ़ी काम है। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ गोल्फ खेलना ही अच्छी बात नहीं है, आदमी को कुछ ना कुछ और भी करते रहना चाहिए। तो क्या ये लगता है कि सेना के जो बड़े जनरल रहे हैं उनसे अलग आप सोच रहे हैं कि अब जो सेना ने आपको दिया है, जो देश ने आपको दिया है, आप भी उसको कुछ दे दें? वो एक शेर है मासूम गाजियाबादी का, जो सीखा है किसी मासूम को दे दे तो अच्छा है, सिरहाने कब्र के रोया करेगी वरना फनकारी। नहीं, देखिए, जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको तो शेयर करना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है। और ख़ासकर आजकल की जो युवा हमारे युवा हैं, चाहे वो कॉलेजेस के हों या काम करने वाले हों या स्कूल के बच्चे हों, तो वहाँ पर मुझे जाना अच्छा लगता है और उनसे बातचीत करना अच्छा लगता है। और अगर मैं उनको कुछ अपनी तरफ से दे सकता हूँ तो क्यों नहीं दे। और मैं समझता हूँ ये हर एक आदमी जो रिटायर हो जाता है तो उसको, उसके लिए ये अच्छी बात है, उनको भी शेयर करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कॉरेस्पॉन्डेंट टीवी से बात करने के लिए। तो ये थे जनरल मलिक, जो कह रहे थे कि सेना बखूबी देश की रक्षा का काम कर रही है, लेकिन सरकार को भी सेना में काम करने वाले जवानों के बारे में सोचना चाहिए। तो मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन आप देखते रहिए कॉरेस्पॉन्डेंट टीवी।